नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग लेक्चर नंबर 2 हमारा देखने वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का। एक बात मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो है सेशन है थोड़ा सा छोटे होने वाला है, लगभग 40-45 मिनट का रहने वाला है ये सेशन। और बढ़िया तरीके से फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशंस के चलेंगे और वो सेशंस अगेन बड़े बड़े आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए एकदम बढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, जिसके अंदर हम लोग फर्दर आगे बहुत सारी चीजों को जानने वाले। कल ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजों को जान लिया और अभी हम लोग और दूसरे चीजों को और आज जानने वाले हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से आज के इस ऑसम से। दोनों तो देखिए, सुनिए सबसे पहले एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग वो टॉपिक के ऊपर जाएंगे, देन फिर उसके बाद हम लोग सारे चीजों को डिस्कस करते हुए चलने वाले। ठीक है, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो सबसे पहला पार्ट अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये एक फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है? सभी लोग बोलेंगे ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल, सभी लोग बोलेंगे फ्रीली ट्रांसफरेबल। कैसा फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है? जो आप एक दूसरे को, समझिए बात को, बाय मेयर डिलीवरी एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्स का मतलब होता है दूसरे को आप ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हो इस चीज के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ऐसी यहां पे बात की जा रही है। 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा। एक होता है प्रोमिसरी नोट, दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा होता है चेक। ये 3 प्रकार के प्रोमिसरी नोट होते हैं, समझना। ये 3 प्रकार के प्रोमिसरी नोट, सॉरी, ये तीन प्रकार के ये 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, यस, जिनके बारे में इन्होंने यहां पे चर्चा की गई है। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था कि ये राइटिंग में होना जरूरी है बेटा, ये साइन भी होना चाहिए, उसके बाद ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, देन टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए, देन वो मतलब आप चाहे उतनी बार उसको ट्रांसफर कर सकते हो अंटिल सामने वाला व्यक्ति उसका पैसा दे दे। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जितने भी है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये अनकंडीशनल एक प्रॉमिस बेयर करते हैं या अनकंडीशनल ऑर्डर बेयर करते हैं। अनकंडीशनल का मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशंस होना, विदाउट एनी कंडीशंस वो डॉक्यूमेंट को कैरी फॉरवर्ड करवाना, वो वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ 7th पॉइंट में, तो वहां पे लिखा गया है कि यहां पे पेई सर्टन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कौन से व्यक्ति को पेमेंट करना है करके। तो ऐसे केस में पेई का सर्टन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लास्ट में। और दूसरा का बोला गया है यहां पे क्या, और वो इंस्ट्रूमेंट को आप डिलीवर भी कर सकते हो एक से दूसरे व्यक्ति के पास। ठीक है, अब कुछ प्रिजम्पशन ड्रॉ किए थे जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप बनाते हो तब के रिगार्डिंग। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ प्रोमिसरी नोट, तो ये प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? तो प्रोमिसरी नोट का बेसिकली मतलब होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो मेकर लेता है। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, तो जिस व्यक्ति को पेमेंट देना है, मतलब डेटर की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वंशिका को गुड्स सोल्ड किए थे, तो वंशिका को यहां पे मुझे पेमेंट देना है, तो वंशिका यहां पे प्रोमिसरी नोट बनाएंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन करेंगी। मेकर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन करती है यहां पे, या करता है यहां पे, टू पे अ सम ऑफ मनी टू एक व्यक्ति को, या समझिए बात को, ध्यान दीजिए, या कोई भी ऐसा लोग जिनको मैं कहूंगा पेमेंट करने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समझिए बात को, उसे बोला जाता है प्रोमिसरी नोट से रिगार्डिंग चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 चीजें होती है। एक होता है बेटा मेकर की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वो डेटर होता है जो साइन कर सकता है इंस्ट्रूमेंट्स को। और सेकंड वाली चीज की अगर मैं बात करूं पे, तो ऐसे केस में बोला गया है कि हुम अमाउंट इज पेएबल करके उसे पेई बोला जाता है। जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है वो व्यक्ति को पेई बोला जाता है। मतलब अपने ऊपर वाले केस के अंदर वंशिका मेकर हुई और पेई आईजी सर हुए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये वही कोड है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ प्रोमिसरी नोट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो राइटिंग में होना जरूरी है बेटा, वहां पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। तीसरा वो डेफिनाइट और अनकंडीशनल होना चाहिए। डेफिनाइट मतलब जो उसका अमाउंट है ना, वो डेफिनाइट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या बोला गया, ऑर्डिनरी बाउंड टू हैपन, मतलब नॉर्मली यूजुअल कोर्स में जैसे आपने बनाना होता है उस हिसाब से आपको प्रॉमिसरी नोट बनाना है। उसके अंदर आप यहां पे कंडीशनल चीजें डालेंगे कि एक चीज के परफॉर्मेंस होने से ही हम पेमेंट करेंगे करके, ऐसा नहीं होता है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है कि आने वाले या अगले महीने की 20 तारीख को आपको 10,000 रुपए का या 90,000 रुपए का पेमेंट किया जाएगा करके, ये वाली चीज के रिगार्डिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना। क्या बोल रहा हूं मैं? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है।
फिर अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो जो प्रॉमिसरी नोट है वो साइन करना होता है मेकर के द्वारा, उसको पे बाय प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, केवल और केवल पैसा लगेगा, उसके अलावा हमको गुड्स वगैरह को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या, नहीं करते। फिर अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखो मेकर और जो मेकर एंड पेई है ना, वो सर्टेन डेफिनेट और डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, मतलब पैसा देने वाला, वादा करने वाला और पैसा कलेक्ट करने वाला अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट के केस में। अगर वो एक ही व्यक्ति अपने एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में पैसे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो उसने वो चीज को आपने प्रॉपर्ली स्टैम्प भी कराना चाहिए। फिर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखा था। बिल ऑफ एक्सचेंज एक राइटिंग में होता है जहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जो कौन करता है बेटा, साइन बाय द मेकर, साइन बाय द मेकर, मतलब जैसे यहां पे मैं बनाऊंगा किसको, बिल ऑफ एक्सचेंज को, और मैं वंशिका को दूंगा, उसे ऑर्डर करूंगा कि तुम्हें पैसा देना है, एक तो मुझे या किसी और व्यक्ति को एक गिवन समय के ऊपर या इस दिन के ऊपर, और इतना इतना पैसा, तो उस चीज को बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। क्या आप बात को समझ गए, उस चीज को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसमें भी तीन पार्टीज होती है, ड्रॉवर जो बेटा बिल को बना रहे, दूसरा जिसके ऊपर बिल को बनाया जा रहा है वो होता है ड्रॉई, है जिसकी लाइबिलिटी आने वाली है, जिसे एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा पेई। पेई की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो पेई के केस के अंदर जिसको इंस्ट्रूमेंट, मतलब समझिए बात को, मतलब जिसको मनी पे किया जाता है, मतलब अल्टीमेटली आखिरी में पैसा जिस व्यक्ति को दिया जाने वाला है, उसे हम लोग पेई का नाम देते हैं। क्या देते हैं, उस चीज को हम लोग पेई का नाम देते हैं। इस चीज का रखिएगा। क्या आप बात को समझ गए, सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? यस सर, आ जाइए, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, देखिएगा एकदम एकदम जबरदस्त तरीके से आइएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो ड्रॉई व्यक्ति होता है, ड्रॉई का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताइए, ड्रॉई और पेई क्या सेम हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ड्रॉई और पेई सेम हो सकते हैं क्या? जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया है और वो पेई सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन ड्रॉवर और पेई सेम हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। जी सर, और पैसा कलेक्ट करने वाला सेम हो सकता है, लेकिन पैसा देने वाले और यहां पे कलेक्ट करने वाले सेम थोड़ी हो सकते, है ना? थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा चीजों को। उसके बाद देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अपन ने असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि उसका राइटिंग में होना जरूरी है, वहां पे ऑर्डर होना चाहिए, डेफिनाइट और अनकंडीशनल चीजें होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को साइन कीजिए, तीनों पर्सन सर्टन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये बेरर ऑन डिमांड, या मतलब जहां पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वो बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। मतलब इन लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति, बेरर का मतलब होता है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है वो ओनर, और वो ऑन डिमांड मांग सकता है, मतलब जब तुम चाहो पैसे मांग सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर है तो वो टाइम बाउंड होना चाहिए तो चलता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज अगर बेयरर है तो डिमांड वाला नहीं चलता। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिमांड वाला नहीं चलता। हाँ सर, पार्टी का नाम है और वो ऑन डिमांड है तो वो चलता है बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिमांड रखना है तो पार्टी का नाम होना जरूरी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा जो मैं यहां पे कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो ना। हाँ सर, आइए देखिए उसके बाद क्या। अच्छा, आपको पैसा ही देना है, यहाँ पे पैसा पैसा करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को डिस्चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टैम्प भी उसको प्रॉपर करवाना चाहिए। ये चीजें देख ली थी। फिर अपन ने देखा था कौन सी वाली चीज है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है करके। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि एक अंडरटेकिंग होती है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहाँ पे अपन ने देखा ये एक ऑर्डर होता है, यहाँ पे प्रॉमिस टू पे मनी होता है, यहाँ पे ऑर्डर होता है। समझिएगा बात को, ये प्रॉमिस, ये मतलब वादा किया पैसे देने का, और यहाँ पे हम लोग सामने वाले को कह रहे कि एक काम करो करके तुमने पैसा देना है करके मुझे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ पार्टीज की, तो यहाँ पे दो पार्टीज होता है। यहाँ पे कितनी पार्टीज होती है? तीन पार्टीज होती है, जैसे ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई करके ऐसे तीन पार्टीज होती है। एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो क्या प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस लगता है? नहीं। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस लगता है ड्रॉई का। समझना बात को, एक्सेप्टेंस लगता है क्योंकि बनाने वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला कोई और व्यक्ति होता है, पैसे देने वाला कोई और व्यक्ति होता है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पे एक्सेप्टेंस है जरूरी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पेबल टू बेयरर की अगर मैं बात करूं, तो क्या प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर हो सकता है क्या? मुझे एक बात बताइए, इट कैन नॉट बी पेबल टू अ बेयरर करके एक्सेप्ट फॉर द आरबीआई करेंसी, वो चीज अपन ने देख लिए थे। यहां पे अगर मैं बताऊं अगेन, यहां पे कैन नॉट बी बेयरर ऑन डिमांड, ये पेबल, समझ रहे बात को, ये तो पेबल टू बेयरर, बेयरर हो ही नहीं सकता, और ऊपर से ये बेयरर हो सकता है लेकिन ऑन डिमांड नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पे टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलो मुझे यस सर। आइए अब ध्यान दीजिए हम नेक्स्ट वाली चीज।
अब मैं आपके साथ चेक की बात करूंगा। चेक अपन ने क्या देखा था, चेक भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक क्या है, ये भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा, जो स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है ना। चलो मैं अगर बात करूं आपके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आईजी सर ने गुड सोल्ड किए थे बेटा, किसको, आशीर्वाद को। अब ये आशीर्वाद के पास कौन सी बैंक है, अब अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक। आशीर्वाद के पास मान लीजिए एसबीआई बैंक है। आईजी सर के पास कौन सी बैंक है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है आईजी सर के पास। तो ऐसे, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये वही कोड है जिसकी मदद से आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप आजान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है, आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, चलो नेक्स्ट वाली चीज देखो। यहां पे इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का ये कहना है बेटा कि आईजी सर ने यहां पे क्या किया, आशीर्वाद को गुड सोल्ड किए। अब आशीर्वाद ने, सुन नहीं रहे अब बात को, ये जो आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद क्या करता है, आईजी सर को, सुनो, आईजी सर को यहां पे चेक देता है, चेक देता है, एसबीआई का चेक देता है कि एक काम करो, इससे आप पेमेंट रख लेना करके। बहुत बढ़िया, मजा आ गया करके, ये तो बेहतरीन चीज है, ये तो काफी बेहतरीन चीज है। तो ऐसे केस के अंदर ये स्पेसिफाइड बैंकर, मतलब आशीर्वाद ने ड्रॉ किया चेक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर, मतलब एसबीआई के ऊपर, नॉट एक्सप्रेसली पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मतलब अब डिपेंड करता है कैसा चेक है, बेयरर चेक है, क्रॉस चेक है, जैसा चेक है उसके बेसिस पे बेटा हम लोग कहेंगे कि इसे चेक बोला जाता है। इसके अंदर ट्रंकेटेड इमेज ऑफ चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया जाता है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। क्या आप बात को समझे? यस सर। उसके बाद देखिए क्या पेएबल ऑन डिमांड की बात करूं मैं आपके साथ, इट शुड बी पेएबल व्हेनेवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई। मतलब जो बैंकर है ना बेटा, पैसा देने वाले को क्या बोला जाता है, ड्रॉई बोला जाता है। तो जब भी एक व्यक्ति उसको हम लोग कहेंगे कि ये पेएबल बन जाता है। कब बन जाता वो पेएबल कब बन जाता बताइए मुझे, जब सामने वाला व्यक्ति चेक प्रेजेंट करता है ना। तो जब सामने वाला व्यक्ति चेक को प्रेजेंट करेगा तो वो क्या बन जाता है, पेएबल बन जाता है चेक को। अब चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक चेक की तरह ये चीज है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें होती है। फिजिकल चेक में गायब, समझ रहे बात को, फिजिकल चेक गायब। यहां पे इलेक्ट्रॉनिकली सामने वाले व्यक्ति को चेक दिया जाता, उससे वो पास होता है, आपके अकाउंट में पैसा आता। ट्रंकेटेड चेक की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एक बार क्लियरिंग हाउसिंग, एक बार आपके पास पैसा वैसा आ गया आपके अकाउंट में, तो ऐसे केस में जो चेक होता है ना, उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया जाता है, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेव करके रख लेते हैं, कल चल के फ्यूचर एविडेंस की अगर जरूरत पड़ी तब। तो उसे ट्रंकेटेड चेक बोला जाता है, जिसको ट्रैश में डाल दिया गया है, बेसिकली डिस्पोज जिसे कर दिया गया है। ठीक है, आइए फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये सारी चीजें देखे थे, 3 पार्टीज होती है। क्रॉसिंग ऑफ चेक अपन ने पढ़ना चालू किए थे। क्रॉसिंग ऑफ चेक का सीधा ये था बेटा, ये मोड ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है। जब आप चेक को क्रॉस करते हो तो केवल और केवल बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है। क्या कैश में पैसा आप कलेक्ट कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। दूसरा, क्या ये ट्रांसफरेबिलिटी या नेगोशिएटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, क्या कोई अफेक्ट नहीं करता बेटा यहाँ पे। उसके बाद तीसरी चीज की बात करूं तो यहाँ पे मटेरियल, क्रॉसिंग इज अ मटेरियल अल्टरेशन। सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे जो राइट्स है वो एकदम से बदल जाता है यहाँ पे, यानी एक बार अगर आपने चेक को यहाँ पे साइन वाइन मतलब क्रॉस कर दिया तो अचानक से पूरी चीजें ना बदल जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, जो हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कौन सी होती है, जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल 2 ऐसी पैरेलल लाइंस डाल देते हैं। वो चेक पे किसी भी पोर्शन पे हो सकती है, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं, बस चेक के एकदम मिडल से ऐसा आड़ा मत कर देना, बोले कैंसल्ड, है ना, ऐसा मत कीजिएगा। उसे क्या बोला जाता है, उसे क्रॉसिंग बोला जाता है, समझना बात को। अब ये क्रॉसिंग के कारण क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को, जो मेरी बैंक है ना जिसके ऊपर चेक ड्रॉ किया, वो केवल और केवल बैंक अकाउंट में पैसा भिजवाएंगे। आप बैंक में जाके कलेक्ट कर सकते हो क्या अमाउंट को, आप बैंक में जाके अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकते, उसे जनरल क्रॉसिंग बोला जाता है। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जब आप यहां पे क्रॉस कर रहे हो और आपने एसबीआई बैंक लिख दिया, तो ऐसे केस के अंदर जब तक सामने वाली रिसीविंग बैंक एसबीआई नहीं होंगी तब तक पेमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मानो यहां पे आशीर्वाद ने मुझे चेक दिया, क्रॉस करते वक्त एसबीआई लिख दिया, तो जब तक आईजी सर की बैंक एसबीआई नहीं होंगी, या जो भी व्यक्ति चेक को प्रेजेंट करेगा उसकी बैंक एसबीआई नहीं होंगी, तब तक क्या पेमेंट रिसीव होने वाला है, क्या तब तक पेमेंट रिसीव नहीं होने वाला है। उसके बाद तीसरी वाली चीज, अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अकाउंट पेई के अंदर आप क्या कर देते हो बेटा, आप यहां पे अकाउंट पेई चेक किया, मतलब सामने वाले व्यक्ति के नाम के अकाउंट में ही पैसा जाएगा। जैसे मान लो आपने अकाउंट पे ही कर दिया और इंद्रेश गांधी लिख दिया, तो इंद्रेश गांधी का जब तक अकाउंट नहीं मिलता तब तक बेटा यहां पे पेमेंट किया जाने वाला है, क्या नहीं किया जाने वाला है। स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड हो जाता है, मतलब नेगोशिएटेबिलिटी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अफेक्ट करवा देते हैं इस चीज के अंदर। उसके बाद नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है समझना।
मतलब यहां पे हम लोग क्या बोला जा रहा है कि नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो चेक को, लेकिन गलती से बीच में फॉर्जरी के कारण आपने चेक को इधर उधर कर दिया तो उसके बाद वाले को वैलिड टाइटल नहीं मिलता है। इस चीज का ध्यान रखिए, भले वो गुड फेथ में काम करे लेकिन फिर भी उसको वैलिड टाइटल नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा सेफ होता है नॉट नेगोशिएबल करके। अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये होने वाला है। अब तक मैंने आपको पूरी रिवीजन करवा दिया, अब इसके बाद हम लोग ये रिवीजन नहीं करेंगे, अब हम आगे का कंटिन्यू करते रहेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, और फिर मैं आखिरी में आपको पूरी चीजें करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो देखिएगा यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, और उसके बाद क्या है प्रोटेक्शन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक करके। बस इतना ही टॉपिक अपने को पढ़ना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यही टॉपिक में एकदम ऐसा दिमाग अपना ये हो जाएगा कि अरे चल क्या रहा है करके। आओ मैं आपको पहले बतवा देता हूं, पूरी चीजें देखिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आपके साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं अगर कहूँ आपके साथ अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरी, ठीक है आईजी सर, यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके साथ किसकी, सिद्धि की बात करूंगा मैं। और यहाँ पे अगर ठीक है चलिए अभी तो केवल और केवल ये दो चीजों पे डिस्कस करते हैं। देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैंने सिद्धि को गुड्स बेचा, सिद्धि ने मुझे क्या दिया, सिद्धि ने मुझे यहाँ पे चेक दिया, बिल्कुल यस सर। अब सिद्धि की जो बैंक है, मान लीजिए सिद्धि का बैंक कौन सा है, एसबीआई करके, तो ये एसबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, पेइंग बैंक बोलते हैं। समझना बात को, क्या बोलते हैं, पेइंग बैंक बोलते हैं। ठीक है, और आईजी सर की बैंक कौन सी है, आईसीआईसीआई बैंक है, आप जानते हो, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग बैंक। क्या बोला जाता है, बोलो, कलेक्टिंग बैंक बोला जाता है। ठीक है, यस। तो सर जो व्यक्ति पेमेंट को, जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है उस व्यक्ति के बैंक को कलेक्टिंग बैंक बोला जाता है, और जो व्यक्ति पेमेंट दे रहा है उसकी बैंक को पेइंग बैंक बोला जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतना ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं आपके साथ। क्या, अब मान लीजिए ये सिद्धि से है ना चेक को फॉर्ज करके बेटा ये वत्सल क्या कर लेता है, अपने बैंक को प्रेजेंट करता है, और इसकी बैंक कौन सी है, पीएनबी, फ्रॉड बैंक। तो इसकी अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलिए ध्यान दीजिए, तो ऐसे केस के अंदर ये बैंक को, जब ये बैंक को प्रेजेंट करता है और ये बैंक कलेक्ट करती है वो पैसा, पीएनबी कलेक्ट करती है वो पैसा, तो इस चीज के अंदर फिर कलेक्टिंग बैंक कौन बन जाएगा, कलेक्टिंग बैंक कौन बन जाएगा, बोलो जल्दी से, कलेक्टिंग बैंक बन जाएंगी वत्सल की पीएनबी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जो व्यक्ति पैसे को कलेक्ट कर रहा है, जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ में पैसे को कलेक्ट कर रही है उसे कलेक्टिंग बैंक बोला जाता है। जिस बैंक से पेमेंट किया जा रहा है उसे पेइंग बैंक बोला जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कल चल के जब फॉर्ज हुआ होगा तो ऐसे केस के अंदर कौन सी बैंक लायबल, कलेक्टिंग बैंक लायबल, कलेक्टिंग बैंक लायबल, पेइंग बैंक लायबल, एसबीआई लायबल, पीएनबी लायबल, आईसीआईसीआई लायबल, कौन सी बैंक लायबल होंगी? मैं आपके साथ ये सवाल यहां पे कर रहा हूं। आप सवाल को समझिए, पहले सवाल समझ गए ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें समाप्त हो जाती है फिर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सी चीज के रिगार्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक। इन लोगों का क्या कहना है मैं बताऊं आपको। देखो इनका सही कहना है, मतलब जो भी कलेक्टिंग, मतलब पहले वाले केस में हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक कलेक्टिंग बैंक को, दूसरे वाले केस में हो सकता है पीएनबी कलेक्टिंग बैंक को। इनका क्या कहना है, कलेक्टिंग बैंक कभी लायबल नहीं रहती। सुनिए बात को ध्यान दीजिए, कलेक्टिंग बैंक जो होती है ना, कलेक्टिंग बैंक नेवर लायबल। कलेक्टिंग बैंक क्या लायबल होती है क्या, कलेक्टिंग बैंक नेवर लायबल। समझना, कलेक्टिंग बैंक कभी लायबल ही नहीं होती, कभी लायबल नहीं होती, लेकिन उसने क्या करना चाहिए बेटा, इन ड्यू कोर्स बिजनेस करना चाहिए, इन ड्यू कोर्स उसने एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को। बताता हूं कैसे। जैसे देखो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए द बैंक विच रिसीव्स द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक, है ना, ऑफ इट्स कस्टमर इज नोन एज कलेक्टिंग बैंक। जैसे हो सकता है अपने केस में आईसीआईसीआई बैंक को मौका मिले कलेक्टिंग बैंक का, या दूसरा हो सकता है अपने केस में पीएनबी को मौका मिले कलेक्टिंग बैंक बनने का। मतलब जो व्यक्ति पैसे को रिसीव करता है ना उसे कलेक्टिंग बैंक बोला जा रहा है यहां पे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 131, नॉन लाइबिलिटी ऑफ अ बैंकर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ चेक करके। इनका क्या कहना है कि अगर कोई बैंक को पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता
मिलता है सामने वाले व्यक्ति से तो क्या बैंक की लायबिलिटी है? क्या बैंक की लायबिलिटी नहीं है अगर वो गुड फेथ में काम करता है तो। समझना बात को, उसका गुड फेथ में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो गुड फेथ में काम करता है तो उसकी लायबिलिटी नहीं आएंगी, उसकी लायबिलिटी नहीं आएंगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कैसे सब बताऊंगा। देखो, a banker who is in a good faith and without negligence receive the payment of customer of check cross generally or specially to himself shall not be liable in case the title of check proves to be defective or incur any liability of the true owner of the check by the reason of not having received such payment करके। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि कलेक्टिंग बैंक का कहना है कि अगर मैं गुड फेथ में, सुनना बात को, कि अगर मैं गुड फेथ में रिसीव करूं, गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस अगर मैं काम करता हूं ना, तो ऐसे केस के अंदर आई एम नेवर लायबल। समझना बात को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपने चोरी से किया, चोरी किया, अरे जो भी किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं लायबल नहीं हूंगा अगर गुड फेथ में या विदाउट नेग्लिजेंस में काम करता हूं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए बेटा यहां पे जो है ना, सिद्धि ने मुझे चेक दिया था ना, वो सिद्धि ने चेक के अंदर लिख दिया था यहां पे आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए करके। समझ रहे, आईसीआईसीआई बैंक होना चाहिए। अब फिर भी बेटा पीएनबी ने एक्सेप्ट किया, तो क्या आपको लगता नहीं पीएनबी ने नेग्लेक्टली एक्सेप्ट किया करके? ये गलत किया पीएनबी ने, क्या आपको ऐसा लगता नहीं? हाँ सर, हमको ऐसा बिल्कुल लगता है। मतलब मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि यहां पे अब पीएनबी लायबल होगा, लेकिन मान लीजिए यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं था बेटा, यहां पे कुछ भी लिखा नहीं था, पीएनबी ने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म हो गई बात, क्रॉस चेक था। पीएनबी को क्या लेना देना, फ्रॉड से आया, चोरी किया, कुछ भी किया, हमें क्या लेना देना? हमें तो चाहिए पैसा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पीएनबी ने पैसे को कलेक्ट किया। यहां पे पीएनबी ने क्या किया? पीएनबी ने पैसे को कलेक्ट कर लिया, गुड फेथ में पीएनबी ने पैसे को कलेक्ट किया और कुछ नहीं। तो ऐसी वाली चीजें यहां पे आ जाती है। जैसे देखो यहां पे देखो क्या लिखा जा रहा है, अ बैंकर हु इज इन अ गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव द पेमेंट फॉर द कस्टमर ऑफ अ चेक क्रॉस जनरली एंड स्पेशली हिमसेल्फ नॉट केस द टाइटल प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव। तो ऐसे केस के अंदर वो क्या हेल्ड होने वाला है? क्या नहीं, क्योंकि इसने गुड फेथ के अंदर काम कर लिया और विदाउट नेग्लिजेंस काम किया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहां पे बैंकर को केवल 3 चीजें करना है कि क्रॉस चेक था बेटा, स्पेशली क्रॉस चेक होता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन नॉर्मल क्रॉस चेक था, बैंक ने कलेक्ट किया कस्टमर के बिहाफ में, और तीसरा गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस हमने काम किया। अब ये 3 चीजें कोई बैंक को टच नहीं कर सकता, बैंक प्रीति है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं हो सकता है उसको, है ना, उसको कुछ भी नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखिए। तो सिंपल सी बात समझ लेना, कलेक्टिंग बैंक की कभी लाइबिलिटी नहीं आती। लाइबिलिटी कब नहीं आती? बस वो गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस काम करना चाहिए, बाकी उसकी कभी लाइबिलिटी नहीं आएंगी। हाँ, अगर वो गुड फेथ में काम नहीं किया, गए काम से बेटा, फिर तो आने वाली है बारात उसकी। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के साथ कौन सा, अब हम लोग आपके साथ बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ पेइंग बैंक। मतलब हम लोग यहाँ पे पेइंग बैंक की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपने केस में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे एसबीआई की बात कर रहे हैं। ये बन रही है पेइंग बैंक ना, समझिए बात को। पेइंग बैंक का जो सरताज है बेटा वो एसबीआई के ऊपर है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो एसबीआई से रिलेटेड करेंगे कि कब एसबीआई की लाइबिलिटी आएंगी, कब एसबीआई की लाइबिलिटी नहीं आएंगी, किसके तरफ, ट्रू ओनर के तरफ, मतलब सिद्धि के तरफ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आईजी सर के टूवर्ड्स। बेटा बताइए ट्रू ओनर कौन है चेक का? चेक का ओनर कौन है? आईजी सर ना बेटा। पैसा तो आईजी सर के पास आना चाहिए था ना, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। तो आईजी सर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए, ओनर तो आईजी सर हुए ना पैसे के, तो आईजी सर के टुवर्ड्स कब एसबीआई की लायबिलिटी और कब नहीं है, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आ जाइए यहाँ पे, देखो क्या, द बैंकर हु मेक्स द पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक इज नोन एज अ पेइंग बैंक। ओ हो, मजा आ गया। मतलब जो पेमेंट कर रहा है बेटा उसे क्या बोला जाता है? पेइंग बैंक। जैसे अपने केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो एसबीआई को क्या बोला गया है? एसबीआई को पेइंग बैंक बोला जाता है करके। क्या आपको पता था? बोलो नहीं पता, हमें तो ये जानकारी नहीं थी। ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे इतना जबरदस्त, है ना। आइए अब देखो क्या बोला जाता है इनको, चेक पेबल टू द बेयरर करके हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर यहाँ पे क्या है बेटा, अगर यहाँ पे बेयरर चेक है तो कौन सी चेक है? बेयरर चेक दिया गया है, ठीक है, बेयरर चेक दिया गया है। आइए ध्यान दीजिए, अगर बेयरर चेक दिया गया है बेटा, सुनना, बेयरर चेक दिया गया है, सामने वाला व्यक्ति ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स, जैसे आप जानते हो चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है,
3 महीने के अंदर बराबर विद इन टाइम विदाउट एनी सब कुछ अगर पेमेंट निकलवा लेता है, ड्यू कोर्स में काम करता है, तो ऐसे केस के अंदर यहां पे पेइंग बैंक नॉट लायबल। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने सिद्धि ने यहां पे बेयरर चेक दिया और बेयरर चेक देने के कारण जो भी व्यक्ति आए, फिर वो आईजी सर आए, वत्सल आए, वंशिका आए, सिद्धार्थ आए, संभव आए, कोई भी आए, बेयरर चेक में वंस अ बेयरर ऑलवेज अ बेयरर करके, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार बेयरर चेक आ गया तो हम आपको ओनर मांगेंगे, नो क्वेश्चन आस्क। तो ऐसे केस के अंदर ड्यू कोर्स में अगर यहां पे मैं सामने वाला व्यक्ति काम करता है और बैंक उसको ड्यू कोर्स में निपटा देता है तो चीजें, लेकिन 3 महीने बाद वत्सल जाता है बेटा चेक लेने के लिए और बैंक उसको, समझिए बात को, बैंक उसको पैसा दे देता है, मतलब उसने ड्यू कोर्स में काम नहीं किया। और अगर उसने ड्यू कोर्स में काम नहीं किया तो ऐसे केस के अंदर बैंक यहां पे लायबल हो जाता है, मतलब एसबीआई यहां पे लायबल हो जाएंगी आईजी सर के टुवर्ड्स। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या बात को समझ रहे, बोलो जल्दी से मुझे, है ना, ये वाली चीज यहां पे आ जा रही है। अब देखिए मैं आपको पढ़वाता हूं, देखो, एज रिगार्ड्स टू द बेयरर चेक द रूल वंस अ बेयरर ऑलवेज अ बेयरर, द बैंकर गेट गुड डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ द अमाउंट। अगर आप पेमेंट को इन ड्यू कोर्स में कर दोगे तो बैंक क्या हो जाती है, डिस्चार्ज, मतलब उसकी लाइबिलिटी समाप्त, उसके ऑब्लिगेशन समाप्त, है ना, ये वाली चीज। इट डज नॉट मैटर वेदर वेदर द अपेरेंट होल्डर इज ओनर ऑफ द चेक और नॉट करके, जैसे मैं बात करूं आपके साथ, वत्सल को पेमेंट कर दिया तो लायबल होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई लायबल नहीं होने। तो ड्यू कोर्स में है तो लायबल नहीं है तो गए काम से, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। समझ गए का, समझू बाबू, बोलो जल्दी से, समझ गया करके, है ना। हाँ चलो, अब देखो, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब हो रहा है बेटा कौन सा, क्रॉस चेक की बात हो रही है, ठीक है। सिद्धि ने क्रॉस चेक दिया है, मतलब ऐसा करके क्रॉस जनरली, ठीक है, क्रॉस जनरली क्रॉस चेक दिया है सिद्धि ने। अब देखो क्रॉस चेक के अंदर हो सकता है कि बैंक ने जो है ना, देखो पेमेंट जो है, जो पेमेंट है वो बैंक में किया हो, बैंक में किया तो नॉट लायबल, नॉट लायबल, क्योंकि ड्यू कोर्स में प्रॉपर तरीके से काम किया। लेकिन मान लीजिए यहां पे एसबीआई बैंक अलग ही भयंकर, आप देखो ये फर्क नहीं पड़ता, सुनो बात को सुन लो, ये फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये आईसीआईसीआई में किया, ये पीएनबी में किया, ये फेडरल में किया, ये कोऑपरेटिव में किया, क्या किया, क्या किया, क्या पेमेंट किया बैंक में, तो ऐसे केस के अंदर नॉट लायबल, क्योंकि यहां पे क्रॉस चेक था, जनरल था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा जाना चाहिए बैंक में। एसबीआई कह रही है यार हम क्या करें करके, हम क्या करें करके, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, हमारा काम था पेमेंट करना बैंक के अंदर, सामने वाले ने प्रेजेंट किया, हमने पेमेंट कर दिया, हमारी गलती नहीं है। लेकिन हाँ मान लो पेमेंट होना था बैंक से, एसबीआई ने बोला कैश में पेमेंट कर देता हूं करके, तो ऐसे केस के अंदर अब वो लायबल होने वाला है, अब लायबल होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर उसने क्या कर दिया, अगर उसने कैश पेमेंट कर दिया तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ अब वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से लायबल होने वाला है। ऐसा क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं, बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूं? हाँ सर आप बोल सकते हो। आइए देखो, where the check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall be paid to it otherwise than to a banker करके, सिंपल सी बात है। केवल जब जनरल होता है ना तो बैंकर को ही पेमेंट करना होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो पेमेंट ऑफ द चेक क्रॉस्ड स्पेशली के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, मतलब किस प्रकार की क्रॉसिंग है बेटा, स्पेशल क्रॉसिंग है, समझिए बात को, कैसी क्रॉसिंग है, स्पेशल क्रॉसिंग है, ठीक है। देखो अब मैं अगर कहूँ आप लोगों के साथ, मान लीजिए यहाँ पे सिद्धि ने क्या कर दिया था, जहां पे सिद्धि ने आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ था, है ना, आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। फिर भी ये जो एसबीआई बैंक है ना, ये एसबीआई ने क्या किया, ये एसबीआई ने पेमेंट किया, ओ एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने पेमेंट किया। हो सकता है बेटा ये पेमेंट उसने अदर देन आईसीआईसीआई किया हो, या हो सकता है उसने आईसीआईसीआई किया हो, फर्क नहीं पड़ता। ये आईसीआईसीआई अकाउंट में वत्सल का अकाउंट है, आईजी सर का अकाउंट है, अंजलि का अकाउंट है, आशीर्वाद का अकाउंट है, किसी का भी अकाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अदर देन आईसीआईसीआई किया, अरे लायबल पकड़ो, जकड़ा दो, इसे लायबल करवा देंगे,
लायबल करवा देंगे, और यहाँ पे नॉट लायबल, यहाँ पे नॉट लायबल। ये कहना यार आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे हमने उसको फॉलो किया, हमने क्या किया, हमने फॉलो किया, बस किस्सा खत्म यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, क्या आप बात को समझ के देखो। वेयर द चेक इज क्रॉस स्पेशली द बैंकर ऑन हुम इट शैल बी ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस करके, मतलब क्या, जिसके नाम के, सुनना, जिसके नाम से क्रॉस किया गया उसके अलावा आप किसी और को पेमेंट कर सकते हो क्या, उसके अलावा आप किसी और को पेमेंट नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? कह दो ना, टॉपिक को तुम समझ रहे हैं ना, है ना। देखिए उसका, अब देखो यहां पे, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब आता हूं मैं सबसे पहले वाले पॉइंट के ऊपर, चेक पेबल बाय द ऑर्डर करके। क्या बात कर रहा है यहाँ पे? चेक पेबल बाय द ऑर्डर के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि चेक पेबल बाय ऑर्डर। आओ यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे चेक हमने इशू किया है, मतलब सिद्धि ने यहाँ पे चेक को इशू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आता हूं मैं यहाँ पे फिर से आईजी सर, और फिर मैं अगर कहूँ यहाँ पे ये सिद्धि, ठीक है, सिद्धि ने क्या किया बेटा, चेक को इशू किया है। अब आईजी सर ने वो चेक को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, समझना बात को, एंडोर्स कर दिया, है ना। मैंने किसी और व्यक्ति को एंडोर्स कर दिया, किसी और व्यक्ति को दे दिया वो चेक को। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसको दे देता हूं, मैं यहाँ पे राधिका को वो चेक को दे देता हूं। अब क्या हुआ, राधिका से चोरी करके, राधिका से चोरी करके, मान लीजिए मैं अगर कहूँ आपके साथ, तो यहाँ पे है ना शैली ने, शैली कहानी की घटना काल्पनिक है, चिंता मत कीजिएगा। तो मैं अगर बात करूं, शैली ने वो चेक को रख लिया, और शैली क्या करती है, अपने बैंक में प्रेजेंट कर देती है उसको, और ये जो बैंक है ना, एसबीआई बैंक है जो सिद्धि की बेटा, वो पेमेंट को क्लियर कर डालती है। तो ऐसे केस के अंदर क्या यहाँ पे एसबीआई लायबल होंगी? नहीं लायबल होंगी, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये जितने भी एंडोर्समेंट है, अगर ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रहा है, मतलब विद इन टाइम लिमिट या विद इन सब कुछ एकदम गुड फेथ में हो रहा है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट होके हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर एसबीआई विल नॉट बी लायबल। लेकिन हाँ, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुआ, तब जाके एसबीआई की लायबिलिटी आने वाली है। क्या? हाँ, तब जाके एसबीआई की पेमेंट, एसबीआई की लायबिलिटी आने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मतलब सर आप सिंपल सी बात इतना कहना चाहते हो कि अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रहा है, फिर वो एंडोर्स हुआ, वो चोरी से हुआ, अच्छे से हुआ, वो बुरे से हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल एक चीज से पड़ता है कि क्या सामने वाले ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया। अब अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स के अंदर कर लिया तो बात खत्म हो जाती है, बात समाप्त हो जाती है। ये वाली चीज इसके अंदर आ जाती है। समझ गए बात को? आ जाइए, चलिए। Where the check payable to the order purports to be, purports मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो एंडोर्स हुआ है बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ पेई करके, तो बैंकर इट डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर बैंकर पेमेंट करे ड्यू कोर्स के अंदर तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है। ठीक है, द बैंकर इन अदर वर्ड्स कैन डेबिट हिज कस्टमर अकाउंट इवन दो द एंडोर्समेंट बाय द पेई माइट टर्न आउट टू बी द फॉर्जरी और द एंडोर्समेंट माइट हैव टू बी प्लेस्ड बाय द पेईज, क्या यहाँ पे बाय द पेईज एजेंट विदाउट हिज अथॉरिटीज करके। समझ गए बात को? मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विदाउट अथॉरिटी वो एंडोर्स किया गया हो पेई के, जैसे आईजी सर पेई थे, तो ये केस के अंदर यहाँ पे उनके अथॉरिटी के बिना वो चेंज किया गया, एंडोर्स किया गया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? उससे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फ्लाइंग बिस्ट के व्लॉग में आए हो, बोले अरे अरे तो यार कुछ और बताओ यार, कुछ और बताओ, है ना, आम बात। चलो, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये वाली चीजें यहाँ पे आ जाती है। मतलब क्या कि जहां पे अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स होता है तो चीजें समाप्त हो जाती है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि पेमेंट चले जाता है करके। समझ गए बात को? यस सर, मतलब यहाँ पे सामने वाली बैंक लायबल नहीं है। हाँ, लेकिन पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुआ तो क्या लायबिलिटी आ जाएंगी? ऑब्वियस, मतलब यार ये तो ऑब्वियस है ना, अगर नहीं आई उस, मतलब वो ड्यू कोर्स के अंदर नहीं हुआ तो लायबिलिटी आने ही वाली है उसके अंदर। ठीक है, चलिए देखो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ द क्रॉस्ड चेक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। क्या क्रॉस चेक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बेटा? आइएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, क्रॉस चेक, चेक क्या किए गए? क्रॉस किए गए। ठीक है, हाँ। अब जो पेमेंट हो रहा है ना, ये पेमेंट किस में हो रहा है? ड्यू कोर्स में हो रहा है। ठीक है, ये पेमेंट ड्यू कोर्स में हो रहा है। ये प्रॉपर बैंक से हो रहा है तो हम कहेंगे, एसबीआई बोलेंगी नॉट लायबल। मैं काहे लायबल? मैंने पैसा दे दिया बैंक से, मुझे बोला गया था क्रॉस चेक का पैसा आपको बैंक से देना है, मैंने दे दिया, मैं काहे लायबल? दूसरा, मैं अगर बात करूं आपके साथ,
बैंक से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लायबल हो जाएंगे एसबीआई, है ना। मान लीजिए ये ड्यू कोर्स के अंदर भी नहीं हो रहा है तो ऐसे केस के अंदर लायबल हो जाएंगे एसबीआई, लायबल हो जाएंगे एसबीआई, बराबर। यस सर, देखो where the banker on whom the cross check is drawn SBI has paid the same in due course, SBI ने पेमेंट कर दिया, the banker paying the check, तो ऐसे केस के अंदर द ड्रॉवर thereof shall be respectively entitled the same rights and plays the same position in all respect as would have been respectively करके, मतलब सिंपल सी बात ये है बेटा कि जब मैंने इन ड्यू कोर्स मैंने पेमेंट कर दिया वो सामने वाले व्यक्ति को और आपने उसी प्रकार का चेक ड्रॉ किया था तो बैंकर की कोई लाइबिलिटी नहीं आती है, बैंकर की कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। लेकिन अगर वो इन ड्यू कोर्स नहीं होता है या मैं उसके अलावा क्रॉस चेक है फिर भी उसको कैश में पेमेंट कर रहा हूं तो फिर मैं डेफिनेटली लायबल होने वाला हूं, ऐसा यहां पे बोला गया है। ये नीचे वाले केस के अंदर बोला गया आउट ऑफ ड्यू कोर्स के केस में एनी बैंकर पेइंग जनरली अदरवाइज दैन टू अ बैंकर, देखो मतलब आपने कैश में पेमेंट दिया और चेक स्पेशली अदरवाइज दैन टू अ बैंकर ऑन हुम इट इज ड्रॉन, एसबीआई स्पेशल चेक था बेटा जिसके ऊपर आईसीआईसीआई बैंक लिखा था, आपने पीएनबी पढ़ा और ऐसे केस के अंदर या कलेक्शन को मतलब या एजेंट या तो ऐसे केस में ट्रू ओनर लायबल होता है क्या, शैल बी लायबल टू द ट्रू ओनर, मतलब आईजी सर के टुवर्ड्स एसबीआई की लायबिलिटी होगी। आखिरी पॉइंट के अंदर सब कुछ कह दिया इन्होंने, देखो एसबीआई ने क्या किया, पेमेंट किया, क्रॉस चेक था फिर भी कैश में दिया, दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग था फिर भी यहाँ पे इन्होंने जनरल की तरह दूसरे बैंक में पास कर दिया या कैश दे दिया, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे लायबिलिटी किसकी होने वाली है, एसबीआई की लायबिलिटी होने वाली है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, बोलो मुझे, ठीक है। देखो मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूँ, एकदम बढ़िया वाला रूल बताता हूँ मैं आपको, सुनो, देखो सब एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। जो एसबीआई है ना, जिसके पास से पैसा जा रहा है उसे हम लोग पेइंग बैंक कहते हैं, ठीक है। जिसको ओरिजिनली चेक इशू हुआ था उसे ट्रू ओनर, मतलब अपने केस में आईजी सर हुए। हमको ये देखना है कि ट्रू ओनर से फॉर्ज करके अगर पेमेंट कहीं और जाता है, अगर पेमेंट मान लीजिए मिस्टर सी फॉर चोट्टा, अगर मिस्टर सी को पेमेंट जाता है तो ऐसे केस के अंदर क्या पेइंग बैंक लायबल है क्या, तो सबसे पहला इंस्टेंस क्रॉस चेक था फिर भी कैश में पेमेंट हुआ तो यहाँ पे पेइंग बैंक लायबल। दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग था, भलते ही कोई अकाउंट में बेटा पैसा दे दिया, आप बोले अकाउंट में दे रहे, अरे अकाउंट में क्या दे रहे, पीएनबी, वहां पे लिखा है आईसीआईसीआई बैंक तो आईसीआईसीआई के में दो, तुम पीएनबी में दे रहे, यहाँ पे पेइंग बैंक लायबल। तीसरा नॉट इन ड्यू कोर्स किया फिर से लायबल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथा अगर बेटा यहाँ पे एंडोर्स हो के चेक जा रहा है, मतलब यहाँ पे मिस्टर सी ने क्या कर दिया, एंडोर्स करके मान लीजिए जानवी को दे दिया, अब जानवी को पैसा आ जाता है तो पेइंग बैंक बोलेंगे मेरे को क्या लेना देना, क्रॉस चेक था मैंने पेमेंट कर दिया। हाँ क्रॉस चेक होता और मैं पेमेंट नहीं करता तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे क्रॉस चेक है और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो ऐसी चीज के अंदर क्या मैं लायबल हूंगा, क्या मैं लायबल नहीं हूंगा। ऐसा कौन बोलेगा बेटा, ऐसा पेइंग बैंक बोलने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं, आप बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। हाँ सर समझ पा रहे करके सभी लोग बोलेंगे, हाँ सर समझ पा रहे करके। हाँ क्या मैं आगे बढ़ूं, बोलो आप लोग, क्या मैं आगे बढ़ूं। हाँ चलो 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 दोस्तों, चलो 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 चले आगे। हाँ आओ, हो गया आपका, एक बार पढ़ो इसको, एक बार पढ़ो इसको, फटाफट पढ़ो इसको। ये मैं मंडे से ही चालू करूंगा, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो मेरे को इसको ज़्यादा समय लगेगा पढ़ाने के लिए। मंडे का टॉपिक थोड़ा सा, मंडे का जो अपना सेशन है वो थोड़ा बड़ा सेशन होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा टॉपिक है, अभी चालू करूंगा, आधा अधूरा ही कंप्लीट होगा अपना। एक बार पढ़िए, लेकिन पहले चीज़ों को पढ़ लीजिए फिर जाइएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने वहां पे डाल के रखा है प्री एग्जाम मैराथन, कल से हमारा चालू होने वाला है सर, क्योंकि कल हमारा अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा, फिर अकाउंट्स के पेपर के बाद लॉ आता है, लॉ के लिए ज्यादा छुट्टी है, तो सर क्या धमाल मचा रहे, क्या सारी चीजें करवा रहे हो, जरा एक बार बता दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं तो इस बार हमारे जो मैराथन शेड्यूल है मैं उसका डिटेल अभी चीजें लेके आऊँ। वैसे तो आप देख सकते हैं मैंने इवेंट ऑलरेडी क्रिएट करवा लिया हो, जहां पे आप देख पा रहे होंगे मोस्ट
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे, ये टाइटल से हमने पूरी चीजें रखी है। एक बात मैं बता दूं आपको कि हम लोग इस बार कुछ करने वाले धमाकेदार, देखो रिविजन्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, वो भी आईसीआई मॉड्यूल से आपको दे दिया, और उसकी प्लेलिस्ट आपके पास इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो देखो यार, रिवीजन वीडियो तो आप कभी भी देख ही सकते हैं, वो कोई बात ही नहीं है। सवाल उठता है सर क्वेश्चन कैसे करें, तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको लेके आ रहा हूं, और वो भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। समझना बात को, सेक्शन वाइज क्वेश्चन को इस बार प्रैक्टिस करने वाले हम लोग। आप देख सकते हैं 3 तारीख को, यानी कि कल शाम में चैप्टर 7 चैप्टर 10 1 और 2 को हम लोग कवर करेंगे। फिर 4 तारीख को सुबह 8 बजे चैप्टर 3 4 और 5 को कवर करेंगे। फिर उसके बाद शाम में 7 बजे चैप्टर 6 8 और 9 को कवर करेंगे। फिर 5 तारीख को सुबह 8 बजे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल को निपटाएंगे, और उसी दिन शाम में हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन को हम लोग फिनिश ऑफ करने वाले हैं, जहां पे सेक्शन वाइज हम सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। सेक्शन वाइज हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर मुझे एक बात बताइए, ये 7 से कब तक चलेगा? हो सकता है 10-11, पहले दिन का मैं टाइम नहीं बता सकता, दूसरे दिन का हमारा अप्रॉक्स 11 बजे तक चलेगा, और शाम का सेशन 7 बजे। सर बीच में करे क्या बेटा, सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा ना तुझे, तो ऐसे केस के अंदर बीच का समय सेल्फ स्टडी के लिए मैंने देके रखा हूं। जितना सेल्फ स्टडी करना है उतना सेल्फ स्टडी कर, बीच के अंदर 7-8 घंटा आपको मिलने वाला है। उसके बाद फिर से हम लोग शाम में सुबह पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। और मैं हो सकता है कि 6 तारीख को आप लोगों के लिए सुबह थोड़ा सा वार्म अप सेशंस वगैरह भी लेके आ जाऊं, जहां पे मैं आपको काफी सारी चीजें बतवा दूं करके, राइट। तो बहुत जबरदस्त होने वाला है यार। फटाफट इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने सारे लोगों को बता दीजिएगा कि मैं मैराथन लेके आ रहा हूं। और उसके अलावा आपको ये वाली चीज भी पता होना चाहिए, हालांकि ये चीज मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दी है, इसके डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे हम लोग आपको अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो मिलते हैं हम लोग कब? कल शाम में 7 बजे। आइएगा जरूर, दोस्तों को लाइएगा जरूर, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। और आप देख सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको टाइम दिया हो, और ये भी मतलब मैंने अगर ये चीजें कवर की, आप सेल्फ स्टडी करो, मैंने चीजें किया कवर करो, ऐसा भी कर सकते हो आप। अगले दिन 4 तारीख को पहले ये चैप्टर्स पढ़ लिए, मेरे साथ आके क्वेश्चन कर लिए, फिर चैप्टर्स कवर किए, मेरे साथ आके क्वेश्चन कर लिए। आप ऐसी भी चीजें कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, होप सो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो मिलता है कल कितने बजे? शाम में 7 बजे। देखिए आपका पेपर से आप 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप रेस्ट कीजिएगा, थोड़ी देर आराम से नींद ले लीजिएगा, आधे पौन घंटे की नींद बढ़िया रखिए। और उसके बाद 7 बजे से मिलते हैं भैया मैराथन के अंदर, मचाने वाले बहुत जोरदार, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं कल के सेशन में। टिल